हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं कोई लेक्चर्स या कहाँ पे आपको मैं कुछ पढ़ाने नहीं आया हूँ। आई वांट टू शेयर समथिंग जो हर स्टूडेंट का कुछ डाउट्स होता है कि लेंदी सब्जेक्ट्स होते हैं, इतना सारा पढ़ना होता है, फिर भी मार्क्स कम आते हैं। तो व्हाट इज द प्रॉब्लम, पढ़ना कैसे है, लिखना कैसा है पेपर। सो आपके लिए मैं वीडियो शेयर कर रहा हूँ आज, जो है इजी वे टू स्कोर 70 प्लस इन जीआई जीएल एंड ईबीसीएल। नाउ द क्वेश्चन इज कि सबको ये लगता है ये ऐसे वीडियो तो आपको बहुत मिलेंगे। नो डाउट बहुत मिलेंगे, लेकिन मैं कुछ ऐसी चीज आपको यहाँ पे आज बताऊंगा जो थोड़ी डिफरेंट है। नॉर्मली लोग आपको सब बताएंगे हाउ टू राइट पेपर्स, ये है वो है, ऐसे लिखना है वैसे लिखना है, ये प्रेजेंटेशन, ठीक है, वो सब कुछ आपको करना ही है। बट मैं कुछ अलग चीज शेयर करूंगा। जैसे मैं अगर सपोज पेपर चेकर हूं और अगर मैं आज पेपर चेक करता हूं, सो मैं क्या चीजें ऑब्जर्व करूंगा कि मुझे क्या चाहिए पेपर के अंदर, कि मुझे ये चीज मिलेगी तो मुझे लगेगा हाँ दिस इज द करेक्ट थिंग, इसके ऊपर मैं मार्क्स दे सकता हूँ। तो वो चीज आज मैं आपको कुछ शेयर करूंगा। जैसे पहले बेसिक चीजें मैं बता देता हूँ आपको कि हाउ इट्स पॉसिबल। तो पहले अंडरस्टैंड कंसेप्ट प्रॉपरली। द प्रॉब्लम इज कि लोग स्टूडेंट करते क्या है कि जब वो लोग आंसर्स लिखते हैं ना, तो पहले तो आप कंसेप्ट के ऊपर प्रॉपरली ड्राफ्ट करके आंसर लिखा करो। लोग क्या करते हैं कि आंसर्स लिखते हैं, घुमाते हैं, फिर घुमाते घुमाते फिर क्या उसका कंक्लूजन आता है ना, वो उनको खुद को नहीं पता है। और मेक श्योर दैट कि मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि जब आप आंसर लिखते हो, देखो ये टाइम बहुत डिफिकल्ट है इतना करना कि 3 घंटे में आप पूरा पेपर 100 मार्क्स अटेम्प्ट करो, देन रेफर ईच एंड एवरी क्वेश्चन आप रीड करो, इट्स वेरी डिफिकल्ट। बट मेक श्योर दैट कि जो आप आंसर लिख रहे हो उसके सेंटेंसेस जो फ्रेमिंग्स है वो प्रॉपर है, कंसेप्ट के ऊपर बराबर है। कंसेप्ट थोड़ा सा भी इधर उधर होगा तो फिर आपको मार्क्स मिलने में बहुत डिफिकल्टीज आएगी। दूसरा, ये सबसे बड़ा लोगों को लगता है कि भर भर के पेपर लिखना है आपको, आंसर की लंबाई बहुत अच्छी होनी चाहिए, लेंथ बहुत अच्छी होनी चाहिए। ये सब कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। अगर मैं आंसर एकदम परफेक्ट लिखता हूँ, कंसेप्चुअल एकदम करेक्ट है, जितना सेक्शंस में लिखा है उतना मैंने प्रॉपरली लिखा है, मेरा आंसर कोई 1.5 पेज का 2 पेज का एक पूरा पेज भर के भी नहीं जा रहा है, इट डजेंट मैटर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपके आंसर की लेंथ कितनी है। मेक श्योर दैट जो आंसर लिखा है वो एक्यूरेट है, लेंथ से कोई फर्क नहीं पड़ता है। देन मेक शॉर्ट नोट्स। आप जब पढ़ते भी हो तो शॉर्ट नोट्स बना के पढ़ो, और जब आंसर्स भी लिखते हो तो कुछ चीजें ऐसी है कि जो बहुत लेंथ में आंसर बहुत ज्यादा, जैसे आपको बुक में अगर देखे हैं कि कुछ पॉइंट्स 12, 15, 20, 25, जैसे रेरा करके एक चैप्टर है दैट इज रियल एस्टेट रेगुलेशन, उसमें कुछ आंसर्स में तो मैंने देखे हैं कि मॉडल में भी अराउंड 50-60 प्लस पॉइंट्स दिए हैं। तो पहले आप आंसर्स का वेट, आंसर्स जो आपको पूछे गए क्वेश्चंस के ऊपर जो आप आंसर लिखने वाले हो वो आप देखो कि मार्क्स का वेटेज कितना है, वेटेज के हिसाब से आंसर लिखो। इफ देर आर अराउंड 5 मार्क्स क्वेश्चन, तो 5 मार्क के क्वेश्चन के लिए मेरे हिसाब से 8 पॉइंट्स आर इनफ। 2 to 3 पॉइंट्स आपको एक्स्ट्रा लिखने हैं जितने मार्क्स है। अगर 4 मार्क का है तो 7 पॉइंट्स दैट इज इनफ, इससे ज्यादा आपको लिखने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग क्या करते हैं, 4 मार्क के लिए आंसर बहुत अच्छे से आ रहा है तो पूरा पेज भर के 10-10 पॉइंट लिखते हैं। अब 10 पॉइंट भी लिखोगे और 7 पॉइंट भी लिखोगे या 5 पॉइंट भी लिखोगे तो भी आपको 4 में से ही मार्क्स मिलने वाले। आप 10 पॉइंट लिखोगे तो इट डजंट मैटर कि इससे ये नहीं होएगा कि आपको 4 में से 6 मार्क मिलने वाले, इट इज इम्पॉसिबल। तो आप आंसर्स जब लिखते हो, क्वेश्चन देखो कितने मार्क्स का पूछा गया है, फिर आंसर लिखना स्टार्ट करो। देन ट्राई टू मेंशन सर्टेन एग्जांपल्स। जैसे आपको कुछ लगता है कि कहीं पे मैंने बहुत आंसर्स की, जैसे कंसेप्ट मेरे को आ रहे हैं प्रॉपरली मैंने नहीं लिखा है, या शायद मैं कुछ प्रॉपरली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ जो मेरे को लिखना है, आपको सेंटेंस बनाना नहीं जम रहा है, या आपको लगता है कि नहीं एक्यूरेट आंसर्स मेरे हिसाब से अभी भी नहीं है, यू कैन राइट डाउन वन थिंग, राइट डाउन योर एग्जांपल्स। आप एग्जांपल्स लिखो, मिस्टर ए मिस्टर बी ऐसा कुछ भी बना के आप एग्जांपल्स लिखो। तो उस चीज के ऊपर आपको जब एग्जांपल्स लिखोगे तो ऑटोमेटिकली आपका पॉइंट्स भी है, आपका एक इलस्ट्रेशंस भी है, तो सामने वाला पेपर चेकर को क्या लगेगा कि आपको कंसेप्ट्स आ रहे हैं। दैट्स व्हाई दिस स्टूडेंट कैन राइट एग्जांपल। अगर आप एग्जांपल्स नहीं लिखते हो तो कभी कभी कुछ क्वेश्चंस के अंदर ये थोड़ा नेगेटिविटी हो सकता है। जैसे कुछ चैप्टर्स में आपको बताता हूँ, जैसे ईबीसीएल है, उसके अंदर आपने चैप्टर्स देखा होगा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, तो वहां पे आप मॉड्यूल भी पढ़ोगे ना, हर मॉड्यूल में हर कंसेप्ट के नीचे देखो इलस्ट्रेशंस दिया है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो यू कैन डू दैट ऑल्सो। आप कंसेप्ट लिखते हो, आंसर्स लिख रहे हो, उसके बाद आप मेंटेन करो, उस चीज को फॉलो करो कि आप भी एग्जाम्पल्स लिखो। सब जगह एग्जाम्पल्स लिखने की जरूरत नहीं, जहां पे आपको लगता है नीड है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज्यादा, आपके पास टाइम भी इनफ है, आप लिख सकते हो, तो आप एग्जाम्पल्स भी लिखो। देन
ये जो चीज है ये थोड़ी डिफरेंट है, इट इज नॉट रिलेटेड टू स्टडी एट ऑल। जैसे यहाँ पे लिखा है सीक्रेट ऑफ स्कोरिंग बियॉन्ड स्टडीज। हर बार पढ़ाई से कंसेप्ट लिख के जैसे देखो काफी मार्क्स नहीं आएगा। जैसे काफी लोग बोलते हैं कि मेरे पेपर तो बहुत अच्छा लिखा, फुल 100 मार्क्स का अटेम्प्ट किया बट फिर भी मार्क्स नहीं आया। तो कुछ चीजें हैं जो बियॉन्ड स्टडीज भी काम करती है, तो वो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। जैसे एक तो प्रेजेंटेशन थोड़ा अच्छे से मेंटेन करो। प्रेजेंटेशन का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है हैंड राइटिंग से वो लेके, हैंड राइटिंग इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, बट एटलीस्ट रीडेबल हो वैसा रखो। थोड़ा प्रेजेंटेशन अगेन डजंट मीन, ये सब चीज को कंफ्यूज मत करना कि प्रेजेंटेशन का मतलब होता है दोनों साइड लाइन ड्रॉ किया, इधर लाइन ड्रॉ किया, इधर लाइन ड्रॉ किया, ऊपर लाइन ड्रॉ किया, नीचे लाइन। इट इज नॉट अ प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि अगर मैं लिखता हूँ फीचर्स, तो आप जब सेंटेंस लिखते हो कि फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग, पॉइंट नंबर 1, देन पॉइंट नंबर 2, ऐसे करके आप प्रेजेंटेशन लिखो। एक प्रॉपर वे से आपको आंसर लिखना है। देन अंडरलाइन इंपॉर्टेंट वर्डिंग्स एंड सेक्शंस। जैसे कुछ वर्डिंग्स आपको लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वर्डिंग से ही ये आंसर का बेस्ट एक इंप्रेशन क्रिएट होता है, या सेक्शंस जो आपको अगर याद है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है तो आर्टिकल्स नंबर आपको याद है तो वो भी आप लिख सकते हो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक करके कंसेप्ट है हम लोग को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इन जूरिस्प्रूडेंस सब्जेक्ट। उसमें एक वर्डिंग आता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज विथ फेडरल बट फेडरल सिस्टम विथ सर्टेन यूनिटरी फीचर्स। तो अगर आप ये सेंटेंस लिखते हो ना तो आप उस चीज को अंडरलाइन करो, बिकॉज यही सेंटेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेंटेंस काउंट होता है वो आंसर के अंदर। फिर जैसे कि इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट करके एक चैप्टर है, उसके अंदर एक है विच शुड नॉट मेक अदर प्रोविजन रिडंडेंट। ऐसा एक टॉपिक के अंदर ये सेंटेंस दिया गया है, तो वो सेंटेंस को आप अंडरलाइन करो, क्योंकि ये सारी चीज एक इंप्रेशन क्रिएट करता है आपके आंसर का कि आज मैं कितना भी लिखेगा बट अगर ये सेंटेंस कहीं ना कहीं गायब है ना, तो जो पेपर चेक करे उसको पता है कि आप लिखा सब कुछ आपने करेक्ट है, बट जो एक इंपॉर्टेंट चीज जो था, एक इंपॉर्टेंट सेंटेंस जो था, जो एक्ट में खुद लिखा गया है, तुम लोग ने वो नहीं लिखा है, तो वो थोड़ा बहुत एक नेगेटिव इंप्रेशन क्रिएट करेगा। फिर देन फॉलो सीक्वेंस इफ पॉसिबल। अभी कुछ लोगों को लगता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक्चुअल में फर्क नहीं पड़ता है, बट ट्राई टू डू दिस थिंग कि अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 लिख रहे हो तो उसके ए बी सी डी एक ही साथ लिखो। देन क्वेश्चन नंबर 2 लिख रहे हो तो ए बी सी डी एक ही साथ लिखो। अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 पहले लिख रहे हो, फिर 3 लिख रहे हो, फिर 2 लिख रहे हो, फिर 1 लिख रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अब वो बिंदा से भी लिख सकते हो। बट अगर आप क्वेश्चन 2 स्टार्ट कर रहे हो तो ए और बी लिख के फिर क्वेश्चन 5 का ए और बी बीच में मत डालो, क्योंकि अगर आप वो बीच में डालोगे तो ये जो पेपर चेकर्स है उनको थोड़ा इश्यूज उनके लिए क्रिएट हो रहा है, बिकॉज आपने आधा आंसर यहाँ पे लिखे, आधे क्वेश्चन के आंसर पीछे लिखे हैं, फिर वो उनको थोड़ा मेहनत आप करवा रहे हो, तो अगर किसी को मेहनत करवाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा उनको, तो थोड़ा नेगेटिव इंप्रेशन क्रिएट हो सकता है। सो मेक श्योर दैट कि आप एक सीक्वेंस फॉलो करो। अल्टीमेटली आप क्वेश्चन ए बी लिख रहे हो अभी, फिर सी और डी बाद में लिखोगे तो ठीक है, आप स्पेस छोड़ दो, क्वेश्चन का 2C छोड़ लिख के छोड़ दो, क्वेश्चन 2D लिख के छोड़ दो, बाद में लिखोगे चलेगा, बट हो सके तो सीक्वेंस मेंटेन करो। इंटरनल क्वेश्चन में वो सीक्वेंस को ब्रेक मत करो। देन राइट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पेपर चेकर। आज देखो तुम लोग जब पेपर लिखते हो, जब स्टूडेंट्स पेपर लिखता है, तो स्टूडेंट्स जब पेपर लिखता है ना तो अपने हिसाब से पेपर लिखता है, बट मेक श्योर दैट कि तुम लोग अपने हिसाब से पेपर मत लिखो, तुम लोग पेपर चेकर के हिसाब से पेपर लिखो। वो क्या चाहता है पेपर में, कि वो उसको क्या चाहिए पेपर में तुम लोग से, उस चीज को वो जो एक्सपेक्टेशन लेके बैठा है वो तुम लोग को पेपर में लिखा। आज मैं अगर एक स्टूडेंट को किसी को भी बोलूंगा ना कि अपना पेपर लिखने के बाद खुद पढ़ो और देखो कितना समझता है, और तुम लोग इसके ऊपर मार्क्स दे सकते हो क्या खुद, काफी लोग बोलेंगे कि नहीं ये बराबर नहीं है, ठीक है। तो आप जब पेपर लिखते हो मेक श्योर दैट कि आपको फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू पेपर चेकर लिखना है। जैसे मैंने आपको बताया कि सीक्वेंस को ब्रेक मत करो, प्रेजेंटेशन अच्छा रखो, बोलते ना फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जब वो पेपर का फर्स्ट पेज आपका खोलेगा तो एक इंप्रेशन ऐसा क्रिएट होना चाहिए कि नहीं, सामने वाले को पढ़ने का मन करना चाहिए। अगर आपने वो प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं रखा है, या आपने बहुत कैंसिलेशंस किया है, वो सब अगर होगा तो कोई भी एक पर्सन, एक कॉमन ये मेंटालिटी हो जाता है कि वो देख के थोड़ा उसको नेगेटिविटी आएगा ही पेपर से, वो उसको नहीं देना है फर्स्ट इंप्रेशन में, क्योंकि अगर फर्स्ट इंप्रेशन में आपने दिया तो पूरा पेपर फिर ऐसे ही चेक कर सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सब लोग ऐसे चेक करते हैं, बट हो सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली ह्यूमन बीइंग ही है, वो भी एक ह्यूमन साइकोलॉजी के हिसाब से पेपर चेक करेगा,
तो ये कॉमन चीज हो जाती है फिर, तो इस चीज का भी थोड़ा आप ध्यान रखो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, सारे क्वेश्चन पूरा पेपर अटेम्प्ट करो, कुछ भी छोड़ना नहीं है आपको, सब कुछ अटेम्प्ट करोगे तो ही आपको जो मार्क्स है वो पासिंग पॉसिबिलिटीज है वो बहुत अच्छी बढ़ जाएगी। क्योंकि अगर आप 70 मार्क्स का जो, अगर सपोज अगर मैं 100 मार्क्स का पेपर लिखता हूँ, तो अगर मैं 80 85 या उतना ही पेपर लिखेगा तो मार्क्स मेरी आने की बहुत पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी फिर। तो मेक श्योर दैट कि आप पेपर पूरा कंप्लीट कर रहे हो विद इन 3 आवर्स। ये कुछ चैप्टर्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स काउंट होते हैं इन जूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉ। इस चैप्टर को गलती से भी मत छोड़ना, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, रजिस्ट्रेशन एक्ट, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सिविल प्रोसीजर कोड, इंडियन पेनल कोड जो अभी नया चैप्टर इंट्रोड्यूस हुआ है जो पुराने सिलेबस में नहीं था, देन एविडेंस एक्ट, सोर्सेस ऑफ लॉ, ये भी एक नया चैप्टर है, स्पेशल कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स, ये भी एक नया चैप्टर है। तो इस चैप्टर के ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना है। नाउ ये चैप्टर के ऊपर फोकस करना है, इट मीन्स अभी जैसे देखो, आज अगर हम लोग कोई पेपर देके आते हैं, नाउ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट डेज पेपर, तो आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप पूरे के पूरे JIGL के जो 17 चैप्टर्स है वो पूरे पढ़ के बैठो, इट इज इम्पॉसिबल। अगर वो पढ़ोगे, आपके पास पहले तो इतना टाइम नहीं है, आपके पास 17 घंटे भी नहीं होंगे, तो अब 17 घंटे नहीं है तो आप 17 चैप्टर्स पढ़ोगे कहाँ से? तो ये चैप्टर्स जो, या तो एक चीज आप कर सकते हो, आपको जो लगता है कि आपका कौन सा वीक पॉइंट है, कौन से चैप्टर्स आपको नहीं कंफर्टेबल लगते हैं, उसका लिस्ट बना के लास्ट मोमेंट वही स्टडी करना है, या तो फिर ये जो चैप्टर्स जो मैं आपको बता रहा हूँ उतने लास्ट मोमेंट पे स्टडी करना है। नो नीड टू स्टडी एंटायर थिंग, एंटायर सिलेबस इन वन डे। लोग क्या करते हैं कि पूरे दिन में 17 चैप्टर्स कवर करने की ट्राई करते हैं, वो मत करो। क्योंकि आप अगर 17 चैप्टर एक दिन में करने जाओगे, देन यू कैन गिव मैक्सिमम हाफ एन आवर फॉर वन चैप्टर और मैक्सिमम 1 आवर फॉर वन चैप्टर। आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ही देखोगे तो 1 आवर में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ के आपका खत्म भी नहीं होगा, तो वो मत करो। तो नाउ लोगों को क्वेश्चन आता है कि फिर बाकी के चैप्टर्स पढ़ने के कब? एग्जाम के 10-15 दिन पहले आपके जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स नहीं है इतने, जिसका वेटेज बहुत कम है, जो छोटे छोटे चैप्टर्स है, वो पहले से पढ़ के रखो। बाकी के चैप्टर्स जो ये मैं चैप्टर्स आपको बता रहा हूँ, या जहाँ पे आपको लगता है आपका ये वीकनेस है, वो बाद में लास्ट डे स्टडी करो, रिवाइज करो। पूरा सिलेबस पढ़ने की जरूरत नहीं है। और ये है कुछ EBCL, दैट इज इकोनॉमिक, बिजनेस एंड कमर्शियल लॉ के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। कंपटीशन एक्ट, इसका तो पूरा एक सेक्शन ही बन गया है, पार्ट बी, इसका वेटेज तो सबसे ज्यादा है, तो इसको गलती से भी आपको नहीं छोड़ना है। देन रियल एस्टेट रेगुलेशन, दैट इज रेरा, देन फेमा, देन मनी लॉन्ड्रिंग, बेनामी ट्रांजेक्शन जो न्यू चैप्टर है, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स काउंट होते हैं। तो इसको आपको लास्ट मोमेंट बहुत अच्छे से स्टडी करना है। इसको छोड़ के भी जो अभी बच गए चैप्टर्स, जैसे काफी सारे चैप्टर्स जो आते हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट हो गया, देन सेल ऑफ गुड्स हो गया, वो सब तो कैसा है, फाउंडेशन स्टूडेंट ऑलरेडी क्लियर करके आया है फाउंडेशन, तो उसने वहां पे वो पढ़ा हुआ है। और जो ग्रेजुएशन की बात कर रहे हैं उन लोग ने SY BCom लेवल पे ये पढ़ा हुआ है, तो आपको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो इसको आप 10 दिन पहले से क्विक रीड करके रखो, अच्छे से पढ़ाई करके रखो, लास्ट मोमेंट पे आपको इतना ही स्टडी करना है। सो आई होप आप ये फॉलो करोगे तो आपको 70+ डेफिनेटली मार्क्स आएगा। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।